आप सभी को मेरा नमस्कार। ये नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। अपना अपना भाग्य कहानी। लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल में संध्या के समय बहुत देर तक निरुद्देश्य घूमने के बाद सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठे गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेश से भाप के बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक सामने प्रतिस्थापित का अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य, एकाग्र, एकस्त, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलोलन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना। तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। ये प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला जा रहा हो। अधिकार गर्व में ताने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग था में पहाड़ी उसमें पहाड़ी थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। एंगेज रमणियां थीं जो धीरे धीरे नहीं चलती थीं, तेज चलती थीं। उन्हें न चलने से थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठती थीं और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो, तीन तीन, चार चार की टोलियों में निःशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुललक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लज्जा, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परोवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुर्च खुर्च कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे, अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है।
घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, ये लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्लीताल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थीं। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी, और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ, वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके, उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पुंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिरों पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गईं। जगमगाहट लुप्त ही गई। वे काले काले बहुत से पहाड़ भी न दिखने लगी। मानी यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ महासागर में फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निभेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घटना कोहरा हमने कभी नहीं देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस कवृहदाकार शुभ शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों होटल आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा, कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर एक बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा, गरम बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ में मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी इसका पता न था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी अंदाज नहीं था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठो। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने कर लिए। जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और यह जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। एक लड़का सर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हों, और न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में न जाने कोई अगला है, न कोई पिछला है, न दायां न बायां है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। गोर रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रुखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जागकर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सुनी आंखें फाड़ दिन। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है?
बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा। कहाँ सोएगा? यही कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यही कहीं। इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप है? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तुम भाग आया? क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोटी थी। सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया। मर गया। मर गया। हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी। स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, ये लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, वह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं, आप भी क्या अजीब हैं। उठा लाए कहीं से, लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो, ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप जी, बस खूब हैं। ऐरे गेरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक, आप भी। जी, अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वह रुपए रोज के किराए वाले में सजी मसहरी पर सोने। और वह रुपए रोज के किराए वाले में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर का मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कुछ कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरे पास पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सकपकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। आते यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितना दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो जाने दो, ये दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा, मित्र चुप रहे। फिर लड़के ने बोला, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता। कम मिलना। वह होटल दी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यही कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में।
बालक फिर उसी प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। ये संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु दुलारे का वह बेटा व बालक निश्चित सन्या हमारे होटल दी पब नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चले को हुए, उस लड़के की आस लगाते। कम कपड़े है। ये संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु दुलारे का वह बेटा व बालक निश्चित सन्या हमारे होटल दी पब नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चले को हुए, उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिली कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वाले ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। ये कहानी हमें दूसरों की मदद करने का पाठ सिखाती है। मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। यही तो एक अंतर है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। धन्यवाद। आगे की कहानियों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।